स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास जो है बीए 5th सेम फर्स्ट यूनिट। स्टूडेंट, फर्स्ट यूनिट है लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, कार्य क्षेत्र, महत्व, एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का विकास, सार्वजनिक और निजी प्रशासन, आधुनिक युग में लोक प्रशासन की भूमिका। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है और ये आपका सेकंड पेपर है। फर्स्ट सेमेस्टर उसमें 5th सेमेस्टर में स्टूडेंट हमारे 2 पेपर होंगे, ये आपका सेकंड पेपर है। और सेकंड पेपर हम आपको इसलिए पहले पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है वो थोड़ा टफ है, तो पहले आपको हम सेकंड पेपर सॉल्व करके और समझा करके बताएंगे, जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़े और आपका सेकंड पेपर में फर्स्ट पेपर में आपका इंटरेस्ट बढ़े। तो स्टूडेंट, पहले हम ये समझेंगे कि लोक प्रशासन क्या है। आधुनिक युग में लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय विषय बनता जा रहा है। आज प्रत्येक सभ्य समाज लोक प्रशासन क्या है ये अच्छी प्रकार से जानता है, या ये कहें कि समाज का अभिन्न अंग बन चुका है। जहां भी थोड़ी बहुत चर्चा होती है वहां लोक प्रशासन का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। पहले क्या था कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने शिक्षित नहीं थे, तो हमारे जो चुनावों का, राजनीति का या चर्चाओं का विषय होता था वो थोड़ा मेन छोटे छोटे मुद्दों पर होता था। लेकिन आज जब भी कोई सभ्य समाज, पढ़ा लिखा शिक्षित समाज कहीं भी किसी चौराहे पर, नुक्कड़ पर, पान की दुकान पर या रेस्टोरेंट में कहीं भी चर्चा करता है तो लोक प्रशासन का नाम बहुत तय रूप से देखा जाता है, सुना जाता है। डिमॉक ने कहा है कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन व्यवहारिक रूप से हमारे समस्त जीवन और कार्यों को प्रभावित करता है। आज वर्तमान समय में सभ्य समाज का आधार है, सभ्यता का विकास है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति को पूरा करने का साधन है, या नए नए संगठनों का निर्माण करने का, संचालन करने का साधन है, या उनके लिए आवश्यक है। जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उन पर ये लोक प्रशासन जो शब्द है जुड़ा हुआ है। लोक प्रशासन राजनीति को मूर्त रूप देने के लिए सर्वप्रथम रूप से आवश्यक है, या ये कहें कि मूर्त रूप लोक प्रशासन देता है। अब आप ये कहेंगे कि लोक प्रशासन क्या है या उसके कार्य क्या है। लोक प्रशासन का जो कार्य है, निर्देश देना, नेतृत्व करना, शासन करना, संगठित करना, ये सब जितने भी कार्य हैं सरकार के, ये लोक प्रशासन के अंतर्गत होते हैं। लोक प्रशासन पर ही निर्भर करते हैं। राज्य के जितने भी कार्य हैं उनकी सफलता का जितना भी श्रेय जाता है वो किसको जाता है? लोक प्रशासन को जाता है। ये सारे सामाजिक कार्य, सरकारी कार्य जितने भी हैं लोक प्रशासन पर निर्भर हैं। किसी भी देश का विकास, खुशहाली, प्रशासन की योग्यता, प्रभावशीलता लोक प्रशासन पर निर्भर करती है। आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि को क्रियान्वित करने का जो दायित्व है लोक प्रशासन पर ही है। भारत में और भारत जैसे जितने भी विकासशील देश हैं उनमें लोक प्रशासन अधिक प्रभावी है और अत्यंत आवश्यक भी है। सामाजिक परिवर्तन के लिए लोक प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी है। अब हम ये समझेंगे, सबसे पहले हम क्या समझेंगे इसमें? सबसे पहले समझेंगे कि प्रशासन क्या है या प्रशासन का अर्थ क्या है। उसके बाद समझेंगे लोक प्रशासन क्या है। प्रशासन 2 तरह से होता है। कुछ विद्वान इसे संस्कृत से जोड़कर बताते हैं। उनका मानना है कि प्र जो है शब्द उपसर्ग पूर्वक शास्त्र धातु से बना है। इसका जो अर्थ है वो है उत्कृष्ट नीति से शासन करना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आदेश देना, आज्ञा देना ही शासन है। वैदिक युग में पुरोहितों के द्वारा जो सहायकों और जो उनके नीचे काम करने वाले उनके शिष्य होते थे, उनको जो पुरोहित निर्देश देता था उसी को हम प्रशासता कहते थे या शासन कहते थे। शासन में निर्देश देने वाले को ही हम संचालक या राजा कहते हैं। विद्वानों द्वारा दूसरा जो समूह है वो क्या मानता है? जो विद्वान है
आजकल के हैं, आधुनिक हैं, वो क्या मानते हैं कि प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से बना है, उसे एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के एड प्लस मिनिस्ट्रेशन। आपको एक बार लिख के बता देती हूं, एड प्लस मिनिस्ट्रेशन। से मिलकर बना है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन। जिसका अर्थ है लोगों की देखभाल करना। मानव इतिहास के आरंभ से ही इस प्रकार के संगठन समूहों का निर्माण और उनका अस्तित्व दिखाई पड़ता है, जिसमें जो प्रारंभिक सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है, इसी से होकर गुजरी थी। आधुनिक समय में छोटे बड़े संगठनों में प्रशासन के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, फिफनर कहते हैं मनुष्य के वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं निर्देशन ही प्रशासन है। एक चीज मैं आपको बहुत मुख्य रूप से बताना चाहती हूँ कि जितनी भी हम कोटेशन यानी कि परिभाषाएं डालते हैं कि फिफनर के द्वारा या वाइट के द्वारा, तो स्टूडेंट उसमें हम एक भी शब्द इधर से उधर नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी के भी विचारों को नहीं बदल सकते और ये किसी के विचार हैं। आप कोई परिभाषा मतलब राइटर की दे रहे हैं तो उसमें कोई भी थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि उस पे पूरे नंबर मिलते हैं। यानी कि आप एक क्वेश्चन में यदि 4 कोटेशन डालते हैं तो एक तरीके से आपके 4 नंबर पक्के होते हैं, तो आप उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एल.डी. वाइट कह रहे हैं कि किसी प्रयोजन का उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण ही प्रशासन है। ठीक है, अब बात आती है कि लोक प्रशासन का अर्थ। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, लोक प्रशासन का अर्थ। ठीक है, लोक प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस प्रशासन। लोक का अर्थ क्या होता है? लोक का अर्थ होता है जनता, सार्वजनिक अथवा सभी से संबंधित। इस प्रकार कह सकते हैं कि ऐसा प्रशासन जो लोगों के हित अथवा उनके सार्वजनिक हित से संबंधित होता है। ये तो हो गई बुक की भाषा। अब हम साधारण भाषा में समझते हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझें। लोक प्रशासन, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोक प्रशासन जनता का जनता के लिए शासन है, यानी कि जनता का शासन लोक प्रशासन, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से जनता शासन करती है। यानी कि जो शासन करने वाले नेता हैं, प्रशासक हैं, उन्हें जनता चुनकर भेजती है, और यदि वह प्रशासक जनता के हित में कार्य नहीं करता है तो अगले 5 वर्षों में परिवर्तन के लिए तैयार होता है। इसीलिए लोक प्रशासन को जनता का शासन भी कहा जाता है। स्टूडेंट, यदि आप फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो मुझे कमेंट्स के द्वारा बताएं, लेकिन मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि आप इसको समझ पाएंगे कि लोक प्रशासन क्या होता है। लोक हित की पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा की जा रही गतिविधियां लोक प्रशासन कहलाती हैं। एक ऐसा सरकारी संगठन जो सरकारी कार्य जनता के हित में, जनता के हितों को ध्यान में रख करके उनकी पूर्ति करे, उसे लोक प्रशासन कहा जाता है। लोक प्रशासन ऐसा संगठन है जिससे राज्य के अंदर निवास करने वाले समस्त व्यक्ति आ जाते हैं, यानी कि साधारण जितनी भी जनता है वो उसके अंतर्गत आ जाती है, और सरकार को उन सबके हितों की, आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु योजनाएं बनानी होती हैं और कार्य करने होते हैं। यहाँ भी वाइट क्या कह रहे हैं, एल.डी. वाइट, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक हित को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। फिर फिफनर कहते हैं लोक प्रशासन का अर्थ
जनता का सहयोग प्राप्त कर सरकार के कार्यों का संचालन करना है। वुड्रो विल्सन कह रहे हैं लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। स्टूडेंट, मैंने आपको केवल इजी कोटेशन बताए हैं, इन्हें आप अगर याद करेंगे तो आसानी से याद होंगे, लेकिन फिर भी वही बात दोहरा रही हूं कि इनमें कोई भी परिवर्तन आप अपने द्वारा नहीं कर सकते हैं। लोक प्रशासन की इतनी सारी परिभाषाएं जब बताई जाती है तो उससे स्पष्ट होता है कि विद्वानों ने लोक प्रशासन की परिभाषा को लेकर कोई एक सहमति नहीं है। हमारे भारत में पहले भी ऐसा है और आज भी ऐसा है कि किसी भी विषय पर एक मत कोई भी विद्वान नहीं हो पाता। कुछ इसकी परिभाषा में विषय वस्तु पर जोर देते हैं तो कुछ परिभाषाओं में तकनीकी ज्ञान पर जोर देते हैं। फिर जो बात आती है वो ये आती है कि प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर क्या है, इसको भी हम क्लियर करेंगे, फिर इसकी प्रकृति बताएंगे। देखिए, लोक प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने और उसके लक्ष्य को पूरा करने से है, जबकि लोक प्रशासन का जो रूप है, स्वरूप है, वो दोहरा है। उसे जनता का भी ध्यान करना है, अनुसंधान भी करना है और क्रियाशील विज्ञान भी रहना है। फिर आता है प्रशासन एक क्रिया, एक प्रक्रिया है, जबकि लोक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों से संबंधित है और उन्हीं से संबंधित नीतियों का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित करता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही समाहित हैं। लोक प्रशासन का संबंध केवल जनता से है। स्टूडेंट, अगर आपका कोई भी डाउट इसमें रह जाता है तो मुझे प्लीज कमेंट के द्वारा बताएंगे, और अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया है। प्रशासन एक सार्वभौम क्रिया है जिसमें समस्त प्रकार के प्रयत्नों को देखा जा सकता है, चाहे वो समूह, परिवार, संघ, राज्य, किसी का भी हो। जबकि लोक प्रशासन का संबंध सामाजिक कार्यों से तो है ही है, सरकार के सारे क्रियाकलापों से भी है और जिनका जनता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यानी कि लोक प्रशासन में सरकार के द्वारा किन नीतियों का निर्माण हो रहा है, किन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है और जनता का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य है। लोक प्रशासन ऐसे उद्देश्यों का क्रियान्वयन करता है जिन्हें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने तय किया हो। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोक सेवकों के द्वारा कार्य किया जाता है, यानी कि जिन्हें जनता चुन करके सरकार में भेजती है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। अब आता है स्टूडेंट लोक प्रशासन की प्रकृति। अर्थ भी समझ लिया हमने, लोक भी समझ लिया, प्रशासन भी समझ लिया, लोक प्रशासन और प्रशासन को अलग अलग करके भी समझ लिया। अब हम समझेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन एक कला है या एक विज्ञान है, इसको लेकर आज भी विद्वानों में बहुत कुछ मतभेद है। कुछ विद्वान इसे कला कहते हैं तो कुछ विद्वान इसे विज्ञान कहते हैं। कुछ इसे विज्ञान मानते हैं लोक प्रशासन को, तो कुछ इसको कला मानते हैं, जबकि इसमें दोनों ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं। विद्वानों का एक बड़ा समूह इसे विज्ञान नहीं मानता, तो कुछ इसे विज्ञान मानने पर बल देते हैं। तो हम इसे सबसे पहले समझेंगे लोक प्रशासन एक कला के रूप में। ठीक है, इसको कला क्यों कहा जाता है ये बताएंगे कि व्यक्ति का जो जीवन है, सामाजिक व्यक्ति का जो जीवन है, उसको व्यक्त करना ही एक कला है और लोक प्रशासन जो है वो व्यक्ति के जीवन को भी व्यक्त करता है। ग्लेडन कहते हैं कि कला में ज्ञान की आवश्यकता होती है, किंतु यह सिद्धांत की अपेक्षा अभ्यास पर विशेष बल देती है। लोक प्रशासन को अनेक विद्वान कला मानते हैं। प्रशासन किसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु बहुत सारे व्यक्तियों का एक समूह बनाकर उनसे काम करवाता है, और प्रशासन जो होता है ना, शासन करना एक कला होता है। देखिए, ये मेरा भी मानना है कि जो प्रशासन है, शासन करना एक कला है, वो किसी को सिखाया नहीं जाता, ये गुण व्यक्ति में अपने आप से होता है। जैसे कि कोई खाना बनाना है वो किसी को सिखाया जा सकता है, कपड़े धोना है वो किसी को सिखाया जा सकता है,
लेकिन किसी को किसी के ऊपर शासन करना ये आप नहीं सिखा सकते। ये जो गुण होता है व्यक्ति में स्वतः ही होता है, या यूं कहूं कि जन्मजात होता है। यह एक कला होती है कि किसी भी व्यक्ति से, किसी एक विशेष व्यक्ति से बहुत सारे व्यक्तियों से काम कराना एक कला होता है। इसीलिए लोक प्रशासन को बहुत सारे विद्वान कला की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो इसे क्यों हम कला की श्रेणी में रखते हैं, उसके विभिन्न तर्क भी विद्वानों ने दिए हैं। अन्य कलाओं की भांति अभ्यास की आवश्यकता। देखिए, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें लगातार हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे लिखना छोड़ दें तो लिखने की अभ्यास खत्म हो जाता है, या पढ़ना छोड़ दें तो बहुत दिनों के बाद कहते हैं कि अब याद नहीं होता। तो ऐसे ही इसमें है, मानव जीवन से जुड़ी प्रत्येक कला को, कला जो होती है उसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो इसको जो हम प्रशासन को, लोक प्रशासन को कला बता रहे हैं, तो इसके लिए भी अभ्यास की आवश्यकता होती है, तभी इसको निखारा जा सकता है। इसके लिए अधिकारियों को, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में, प्रशिक्षण संस्थानों में इस चीज का या इस कला का प्रशिक्षण दिया जाता है। जब भी कोई आईएएस अधिकारी नियुक्त होता है नया, तो उसको सर्वप्रथम 6 महीने प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप किस प्रकार से सामाजिक गतिविधियों को समझेंगे, और जितनी भी समस्या आपके सामने आएंगी, जितने भी मुद्दे आपके सामने आएंगे, उनको किस प्रकार से आप समझेंगे, इस चीज का उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और इन्हीं प्रशिक्षण संस्थाओं के अनुभवों से यह स्पष्ट होता है या सिद्ध होता है कि लोक प्रशासन या प्रशासन भी एक कला है, और इसका भी अन्य कलाओं की भांति धीरे धीरे विकास होता है। फिर आता है विशेष गुणों पर आधारित। सभी कलाओं में सफलता पाने के लिए विशेष गुणों की आवश्यकता होती है, और ये जो गुण होते हैं कई बार जन्मजात होते हैं, और कई बार कुछ जो होते हैं वो धीरे धीरे विकसित किए जाते हैं। यूनानी चिंतन में भी प्रशासन को कला माना गया है। कई बार कोई व्यक्ति किसी एक कला में दक्ष होता है। कला से मतलब है कि जैसे बोलने की कला, ठीक है, बोलना भी एक कला है जो हर व्यक्ति से नहीं आती। कहते हैं कि बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छी कविता करता है, तो ये जो है क्या है, ये कला है। ये जो होती हैं कोई कोई व्यक्ति उनमें बहुत ज्यादा दक्ष होता है। और प्लेटो ने अपने आदर्श राजा के लिए कुछ गुणों को आवश्यक माना है। इन गुणों के विकास के लिए दार्शनिक राजा के विशेष कार्य, शिक्षा आदि सभी गुणों को उन्होंने विशेष तौर पर बल दिया है। वह अपने दार्शनिक राजा को शक्ति सौंपने से पहले विशेष गुणों को विकसित करने के लिए जोर देते हैं। फिर आता है नंबर 3, निश्चित सिद्धांत। प्रत्येक जो विषय होता है उसके अपने सिद्धांत होते हैं जिन पर आधारित वह होता है। यदि इन सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाए तो कला में कौशल, निपुणता प्राप्त नहीं की जा सकती। देखिए, हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसकी शुरुआत अगर हम पहले अंत को कर देंगे और फिर शुरुआत को कर देंगे तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो जैसे कला में होता है कि सबसे पहले हम किसी चीज को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसमें कलर करेंगे, ऐसे ही प्रशासन में होता है कि पहले नेता चुना जाएगा, फिर व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, फिर योजनाएं बनाई जाएंगी, फिर उन्हें क्रियान्वित किया जाएगा। तो इसी प्रकार से है कि ठीक उसी प्रकार लोक प्रशासन के भी अपने आधारभूत सिद्धांत होते हैं। यदि इन सिद्धांतों की अवहेलना होती है तो प्रशासन निश्चित रूप से प्रभावित होता है। मूलभूत प्रशासनिक सिद्धांतों की अवहेलना करके प्रशासन की में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। फिर आता है क्रमिक विकास। क्रमिक विकास जानते हैं आप, धीरे धीरे। पहले भी इस शब्द का प्रयोग अन्य क्लासों में हुआ है अगर आपने ली हो, कि धीरे धीरे। प्राय देखा गया है कि प्रत्येक कला धीरे धीरे विकसित होती है और विकास की ओर जाती है। इसी प्रकार प्रशासन भी एक कला है। अन्य सभी कलाओं की भांति लोक प्रशासन का भी विकास धीरे धीरे हुआ है और यह विकास निरंतर हो रहा है। नंबर 5 आता है परिवर्तनशीलता। देखिए, समय और परिस्थिति के अनुसार, ये प्रकृति का नियम है कि जब सर्दी है तो गर्मी होगी और गर्मी है तो सर्दी होगी, बरसात भी होगी। जैसे मौसम बदलते रहते हैं उसी प्रकार मानव एवं समाज में भी परिवर्तन
होते रहते हैं। उसी प्रकार कलाओं में भी समय समय पर बदलाव आते हैं। आप ये लगा लीजिए कि एक ही पेंटर के द्वारा एक ही प्रकार की पेंटिंग बनाने में चेंज आते हैं, वह भी एक सी नहीं बन पाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो धीरे धीरे इसमें भी परिवर्तन आते हैं। तो ये जो हमने समझा कि लोक प्रशासन को क्यों कला कहा जाता है या क्यों उसके कला पर जोर दिया जाता है, ये हमने समझने का प्रयास किया। लेकिन कुछ आलोचक इसे कला नहीं मानते हैं और तर्क देते हैं कि मानवीय वातावरण एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि किस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। लोक प्रशासन के लिए कह रहे हैं कि किस प्रकार से प्रशासन या शासन किया जा रहा है, और मानव समूह की इन्हीं सभी परिस्थितियों को देखते हुए जब उस पर निर्भर किया होता है कि प्रशासन कला में निपुणता पा रहा है या विज्ञान में। ठीक है, अब बात आएगी लोक प्रशासन एक विज्ञान है। लोक प्रशासन को कुछ विद्वान विज्ञान भी मानते हैं। आधुनिक समय का जो विज्ञान है उसका यह कारण है कि विज्ञान घोषित होने की एक प्रतियोगिता सी चल रही है। किसमें? विभिन्न विषयों में। लोक प्रशासन में जैसे राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास की ही तरह लोक प्रशासन को भी भौतिक, रसायन विज्ञान तथा गणित की तरह विज्ञान घोषित किया गया है। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के लिए अमेरिकी विद्वानों ने अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान जो है ज्ञान की वह शाखा है जो तथ्यों को व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध संग्रहित करती है। वह अध्ययन के माध्यम से सामान्य निष्कर्ष निकालने, नियम निर्धारित करने, भविष्यवाणी करने की बात करते हैं। और जो ये आपका लोक प्रशासन है यह भी इसी प्रकार से करता है। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विद्वानों में मर्सन, बर्नार्ड बियर्ड जैसे विद्वानों ने इसे अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान माना है। दूसरी तरफ बाल्डो, बलास आदि विद्वान इसे विज्ञान नहीं मानते। तो विद्वानों में इसको लेकर भी कोई एक मत नहीं है, लेकिन इसे विज्ञान मानने के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं कि नंबर 1, सर्वसम्मत सिद्धांतों का अभाव। लोक प्रशासन में सर्वसम्मत सिद्धांतों का अभाव होता है। ठीक है, तो कुछ विचारकों जैसे फ्योल, उल्बरिक, टेलर, बेलोवी जैसे विद्वानों ने समय समय पर सिद्धांतों को निश्चित किया, परंतु उन सबकी भी उस पर एक सहमति नहीं बन पाई। एल डी वाइट के शब्दों में लोक प्रशासन में प्रत्येक सिद्धांत के विपक्ष में दूसरा सिद्धांत प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वाइट ने यूनिटी ऑफ कॉमन के सिद्धांत का उदाहरण पेश किया, जिसमें एक नियंत्रण पर बल दिया जाता है। व्यवहार के जिलाधिकारी सहित अनेक पदाधिकारी अनेक व्यक्तियों से आदेश ग्रहण करते हैं। जैसे कि अगर एक ही केस पर कई जिलों के जिलाधिकारियों से राय मांगी गई तो सबकी भिन्न भिन्न राय निकल कर आती है। ये जो आपको वो बताए जा रहे हैं ये विज्ञान न होने के उसमें है। लोक प्रशासन विज्ञान क्यों नहीं है? ठीक है, इन्हीं को हम उल्टा करके विज्ञान होने के तर्क में कह सकते हैं। तो ये आता है परीक्षण का अभाव। देखिए, विज्ञान में आप परीक्षण करके अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, या ये अमल मिलकर इतनी मात्रा में इस अमल का निर्माण होता है। लेकिन इसमें लोक प्रशासन में ऐसा हम सिद्ध नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें प्रयोगशाला का अभाव होता है। हम विज्ञान के जितने परीक्षण हैं उन्हें प्रयोगशाला में जाकर के एक परिस्थिति में निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं, परंतु लोक प्रशासन में ऐसा संभव नहीं है। लोक प्रशासन का संबंध जो है वो मनुष्य से है, मानवीय व्यवहारों से है, और मानवीय व्यवहार की कोई एक प्रयोगशाला नहीं होती। या ये कहें कि मानव समाज से पृथक प्रयोगशाला में मापन संभव ही नहीं है। हम किसी एक उसका उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए
एक गिलास को आधा भर करके पानी रख देते हैं और 4 व्यक्तियों की राय लेते हैं, तो एक कहता है ये आधा खाली है, दूसरा कहता है ये आधा भरा हुआ है, तो तीसरा कहता है कुछ और। तो ऐसे ही जब हम 3-4 व्यक्ति एक ही गिलास के पानी में 4 विचारधाराएं ला सकते हैं, तो मानवीय व्यवहार को नापने की कोई प्रयोगशाला नहीं हो सकती। फिर आता है नंबर 3, भविष्यवाणी का अभाव। लोक प्रशासन को विज्ञान न मानने वाले मानते हैं कि इसमें कोई भविष्यवाणी नहीं की जाती, केवल कयास लगाए जा सकते हैं। लोक प्रशासन में समय नहीं है, क्योंकि लोक प्रशासन मानव से संबंधित है, जिसमें मानव स्वभाव, मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मानव स्वभाव से मुक्त इच्छाओं वाला परिंदा है, जो अनेक मूल्यों पर अनेक प्रकार से सोचता है। अतः संभव नहीं है कि इसमें आप भविष्यवाणी कर सकें। आप चुनावी परिणामों को लेकर भी कह सकते हैं कि जब कोई चुनाव होता है तो कयास लगाए जाते हैं कि ये नेता जीतेगा, ये नेता जीतेगा, लेकिन भविष्यवाणी पूर्ण रूप से सफल हो ऐसा निश्चित नहीं होता। फिर आता है निश्चितता का अभाव। लोक प्रशासन को विज्ञान न मानने वाले व्यक्ति कहते हैं कि जो लोक प्रशासन है वह अनिश्चितताओं का स्वरूप है। निश्चितता की कसौटी पर इसे नहीं कसा जा सकता। लोक प्रशासन में जो निष्कर्ष होते हैं पूर्णतः अलग अलग होते हैं, जैसा कि प्रशासनिक अधिकारी के बारे में भी बताया गया। आप एक ही विषय पर विभिन्न नेताओं के अगर विचार लेते हैं तो सभी के विचार अलग अलग होते हैं, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कभी भी हो सकता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आनन फानन में सरकार को किसी कानून में परिवर्तन करना पड़ जाता है, इसीलिए इसमें निश्चितताओं का अभाव होता है। नंबर 5 आता है आदर्शों पर बल। विज्ञान तथ्यों पर आधारित होता है, इसमें मूल्यों एवं आदर्शों पर बल नहीं दिया जाता, और प्रशासन में सदैव आदर्शों पर बल दिया जाता है। प्रशासन सदैव क्या होना चाहिए की तलाश में रहता है, और जो विज्ञान है वो सदैव क्या होना चाहिए की तलाश में रहता है, और प्रशासन सदैव लोकहित से प्रेरित होता है कि क्या जनता के हित में है और क्या कार्य करना चाहिए। इसमें सदैव नैतिकता पर बल दिया जाता है, यह भावना प्रधान भी होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विज्ञान होने के उसमें तर्क दीजिए कि लोक प्रशासन विज्ञान है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? भविष्यवाणी की संभावना। देखिए, कभी कभी जब हम चुनाव के दौरान चर्चाएं कर रहे होते हैं तो बड़ी गहनता से कुछ लोग ये कहते हैं कि ये व्यक्ति ही यहाँ से जीतेगा या इस ही व्यक्ति के जीतने के चांस हैं, और कभी कभी वो ऐसा होता भी है। तो भविष्यवाणी करने की भी संभावना रहती है कि आने वाले चुनाव में इस पार्टी का दबदबा रहेगा या इस नेता का वो रहेगा। तो इन्हीं को हम चेंज कर देंगे, जो ये हेडिंग आपको बताई उन्हीं को उल्टा करके उसके पक्ष में तर्क दे देंगे। तो जो ये हमने जितना भी विवरण दिया इसका निष्कर्ष निकालते हैं तो उससे स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह उसे विज्ञान तो नहीं माना जा सकता, इसमें भौतिक विज्ञानों की तरह पूर्णतया नहीं पाई जाती, लेकिन यह एक सामाजिक विज्ञान है। लोक प्रशासन में मानव स्वभाव का अध्ययन किया जाता है, जो समय परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। इसमें नियमितता का अभाव होता है, वो असंभव है, लेकिन फिर भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अगली क्लास में जब स्टूडेंट आएंगे तो लोक प्रशासन का क्षेत्र, कार्य क्षेत्र और उसके महत्व को समझेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट